इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर है। हर साल हम 20 करोड़ से ज़्यादा टायर्स प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड के टॉप 30 टायर कंपनीज में इंडिया के 5 कंपनीज का नाम आता है: अपोलो, MRF, JK, सिएट एंड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये सेक्टर इतना बड़ा है कि इसका रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है और अगले 10 साल में ये नंबर डबल होने की उम्मीद है। बट क्या ये सेक्टर 10 इयर्स में डबल होगा? एंड इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ रिस्क्स क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, मार्जिन्स कितने हैं? चलिए आज के वीडियो में टायर इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले बेसिक्स अबाउट द टायर इंडस्ट्री, जिसमें हम टायर बनता कैसे है वो समझेंगे एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम समझेंगे कि टायर कंपनीज में कौन से कॉस्ट्स मेजर होते हैं। इस इंडस्ट्री में मार्जिन्स काफी टाइट है, उसका भी रीजन समझेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम इंडिया के टायर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें किस टाइप के सेगमेंट्स हैं, टॉप प्लेयर्स का मार्केट शेयर कितना है एंड क्यों इस इंडस्ट्री में ज्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली लास्ट सेगमेंट में हम इंडियन टायर सेक्टर के फ्यूचर ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करेंगे। ईवी अडॉप्शन के कारण इस इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको समझेंगे। दोस्तों, मैं हूं शांतनु जैन। हमारी टीम आपके लिए सारे सेक्टर्स को एनालाइज करती है एंड आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पिक करके लाती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हमने बहुत सारे इनसाइट्स डाले हैं, तो आप पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाओ, इनसाइट्स नोट कर लो। शुरू करते हैं। दोस्तों, टायर मैन्युफैक्चर करना कोई इजी काम नहीं है। प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग टाइप के टायर्स होते हैं, उनका इंजीनियरिंग और रॉ मटेरियल मिक्स भी अलग होता है। व्हीकल की फॉर्म फैक्टर और यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि टायर कैसी बनेगी। जहां 2 व्हीलर्स के टायर्स का बैलेंस अच्छा होना चाहिए, वहीं बस के टायर्स की लोड बेयरिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। बट ब्रॉडली देखें तो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टेप्स सेम ही होते हैं। सबसे पहले एक रबर ब्लेंड तैयार किया जाता है। इसमें अराउंड 30 इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं। फिर रबर को ठंडा करके मिल में भेजा जाता है। यहाँ रबर के स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं। यहीं टायर का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। एक स्पेशल मशीन बीड्स, बेल्ट्स, प्लाई, साइडवॉल और ट्रीड को असेंबल करती है। इस स्टेज पे जो टायर बनता है उसे ग्रीन टायर कहते हैं। लास्ट स्टेप में ग्रीन टायर को क्योरिंग प्रोसेस में डालते हैं। यहाँ हॉट मोल्ड्स यूज करके टायर को वल्कनाइज किया जाता है। इससे टायर को फाइनल शेप मिलता है। ट्रेड पैटर्न और साइड वॉल मार्किंग्स भी इसी स्टेप में बनते हैं। टायर के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे बीट्स टायर को व्हील से जोड़ती है, बेल्ट टायर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बॉडी प्लाई टायर को फ्लेक्सिबल रखता है, साइड वॉल टायर को रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनाता है और ट्रीड रोड पे ग्रिप प्रोवाइड करता है। ये तो हुआ टायर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब समझते हैं कॉस्ट्स के बारे में। टायर कंपनी में रॉ मटेरियल कॉस्ट ही मेजर होता है, अराउंड 45% ऑफ रेवेन्यू। इसको अगर अपन फर्दर ब्रेक डाउन करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का 38% नेचुरल रबर का है, 12% सिंथेटिक रबर, 14% कार्बन ब्लैक, 14% फैब्रिक और 9% केमिकल्स का है। बाकी छोटे मोटे कॉस्ट स्टील वगैरह का भी होता है। कार्बन ब्लैक और सिंथेटिक रबर क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स हैं, इसीलिए टायर की कॉस्ट मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करती है: नेचुरल रबर का कॉस्ट और क्रूड ऑयल का कॉस्ट। चलिए इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नेचुरल रबर। 5000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए रबर एक की रॉ मटेरियल है। बट रबर का सबसे बड़ा यूज केस टायर है। इंडिया का 70% रबर प्रोडक्शन टायर में लगता है। बट ये रबर आता कहां से है? 99% नेचुरल रबर पैरा रबर ट्री से एक्सट्रैक्ट होता है। वर्ल्ड का 90% प्लस नेचुरल रबर एशिया में ही प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया ही वर्ल्ड के 70% रबर एक्सपोर्ट्स फुलफिल करते हैं। इंडिया की बात करें तो वी आर द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। हमारा 70% रबर केरला में प्रोड्यूस होता है और लगभग 15% रबर त्रिपुरा, असम और मेघालय में। लेकिन इंडिया में रबर प्रोडक्शन डिमांड ग्रोथ के साथ कैचअप नहीं कर पा रहा है। वी माइट बी द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, बट वी आर ऑल्सो द 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इसीलिए हम अपनी 40% रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट से पूरा करते हैं। हम हर साल 14 लाख मेट्रिक टन नेचुरल रबर कंज्यूम करते हैं, बट सिर्फ अराउंड 8.5 लाख मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं।
और इंपोर्ट्स पे इतना हाई डिपेंडेंस मतलब हाई रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस। आज के दिन कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2024 में ग्लोबली रबर शॉर्टेजेस देखने को मिला था। नवंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच प्राइसेस 60% बढ़ गए। 2011 के बाद पहली बार इस इंडस्ट्री में ऐसे प्राइस हाइक्स देखने मिले। बट रबर प्रोडक्शन में ये शॉर्टेजेस क्यों आए? इसके दो मेजर रीजंस हैं, क्लाइमेट चेंज और क्रॉप पैटर्न शिफ्ट। वेदर चेंज से थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में रेनफॉल के पैटर्न्स बहुत इर्रेगुलर हो गए हैं। लंबे समर्स के कारण लेटेक्स प्रोडक्शन कम हो गया है और फिर हाल ही में ज्यादा बारिश से फ्लडिंग हो गई थी। इसकी वजह से रूट डिजीजेस बढ़ गए थे। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा शॉर्टेज का रीजन है शिफ्ट इन क्रॉप्स। फार्मर्स रबर से दूसरे क्रॉप्स में शिफ्ट हो रहे हैं, स्पेशली इंडोनेशिया और थाईलैंड में। और तो और रबर कल्टीवेशन में 7 इयर्स का जेस्टेशन पीरियड होता है। इस वजह से इंडस्ट्री में स्विफ्ट चेंजेस नहीं हो सकते। रबर वेटरन जॉन जेकब के वर्ड्स में, देयर वाज अ लार्ज स्केल शिफ्ट फ्रॉम रबर to other crops like oil palm, durian and sugar because the price of RSS has remained low since 2016. Farmers have lost their long-term confidence in rubber cultivation and have started shifting to other crops. इसीलिए 2024 में ग्लोबल रबर शॉर्टेजेस हुए। इंडिया की ग्रोइंग रबर नीड्स के लिए ये सब बहुत रिस्की हो सकता है। इनफैक्ट 2030 तक तो ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का जो एनुअल रबर रिक्वायरमेंट 14 लाख टन्स का है वो बढ़ के 20 लाख टन्स हिट कर जाएगा। बट थैंकफुली हमारे टायर कंपनीज ने ये प्रॉब्लम फोरसी कर लिया था और वो कलेक्टिवली बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके डी रिस्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की 4 बड़ी कंपनीज और रबर बोर्ड ने मिलकर प्रोजेक्ट इन रोड स्टार्ट किया है। इन रोड यानी इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। ये कंपनीज अपोलो टायर्स, सीएट, जेके टायर्स और एमआरएफ हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में कंपनीज ने मिलकर 1100 करोड़ रुपीस प्लेज किया है। इससे वो 2 लाख हेक्टेयर जमीन पे रबर प्लांटेशन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने पर नॉर्थ ईस्ट का रबर प्रोडक्शन शेयर 15 to 16% से बढ़कर 32% हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, नेचुरल रबर टायर प्रोडक्शन के लिए बहुत क्रूशियल है एंड इसीलिए रबर प्राइसेस और टायर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी का एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है। स्क्रीन पे चार्ट से आपको समझ आएगा कि रबर प्राइस का इंपैक्ट ऑन इबिडा ऑफ टायर ओईएम्स क्या है। क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल से सिंथेटिक रबर बनता है। इससे कार्बन ब्लैक एंड और भी कुछ केमिकल्स बनते हैं, बट सिंथेटिक रबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर दोनों का टायर मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग रोल है। टायर टाइप के हिसाब से दोनों का प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पैसेंजर टायर में नेचुरल रबर कम और सिंथेटिक रबर ज्यादा यूज होता है, और ट्रक्स के टायर में नेचुरल रबर ज्यादा और सिंथेटिक रबर कम यूज होता है। इंडिया में सिंथेटिक रबर का 45 to 50% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से पूरा होता है एंड टोटल इंपोर्टेड सिंथेटिक रबर का 70% टायर इंडस्ट्री कंज्यूम करती है। और सिंथेटिक रबर में रिलायंस, IOCL की एक सब्सिडरी इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड और एशियन पेंट से भी एक बनाई गई कंपनी एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। कार्बन ब्लैक की बात करें तो ये मटेरियल टायर्स को ड्यूरेबल बनाता है और उसको ब्लैक कलर देता है। बिना कार्बन ब्लैक के टायर्स 8000 किलोमीटर ही चलेगा। कार्बन ब्लैक के साथ टायर्स 50,000 किलोमीटर तक चल सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसिंग कंपनी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी PCBL है। बट नॉट ऑल टायर कंपनीज रिलाई ऑन एक्सटर्नल वेंडर्स। BKT ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है और वो खुद का कार्बन ब्लैक खुद ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन सिंथेटिक रबर हो या कार्बन ब्लैक, ये दोनों ही रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है और क्रूड ऑयल हम मेजरली इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट PCBL वर्ल्ड के टॉप 10 कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर्स में से आती है, पर वो तक अपना 70 to 80% रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है। एज अ रिजल्ट, मिडिल ईस्ट, रशिया, इन सब रीजन्स में कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल की सप्लाई पे पड़ता है और फिर उसका इम्पैक्ट टायर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। ये चार्ट देखो, क्रूड ऑयल प्राइसेस और टायर कंपनीज के रॉ मटेरियल कॉस्ट टू टर्नओवर रेशियो का लिंक क्लियरली समझ में आएगा। आपने न्यूज में भी सुना होगा, पेंट एंड टायर स्टॉक स्लाइड अप टू 6% एज क्रूड ऑयल प्राइसेस सोर ऑन मिडिल ईस्ट टेंशन। रॉ मटेरियल प्राइसेस मैनेज करना टायर इंडस्ट्री के लिए क्रूशियल है, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली चैलेंज दैट दे फेस। टायर एक कमोडिटी बिजनेस है। अगर 2 कंपनीज सेम स्पेसिफिकेशन के टायर्स बनाती हैं तो उनके प्रोडक्ट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कस्टमर्स आसानी से एक ब्रांड के बदले दूसरा ब्रांड चूज कर सकते हैं। इस वजह से टायर इंडस्ट्री के पास ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होती। दे आर प्राइस टेकर्स।
प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए कंपनीज को अपना रेवेन्यू बढ़ाने पे फोकस करना पड़ता है। इसके लिए वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती है, किस टाइप के टायर्स प्रोड्यूस करें और कौन से कस्टमर्स को सेल करें। इन 2 तरीकों से इस मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। दोनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले टायर कंपनी के कस्टमर्स कौन हैं उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन समझते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, रिप्लेसमेंट, एक्सपोर्ट्स और OEM या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। हर कैटेगरी में कंपनीज की स्ट्रेटजी अलग होती है। सबसे पहले रिप्लेसमेंट मार्केट की बात करते हैं। यहाँ एंड यूजर्स अपने पुराने टायर्स को नए से रिप्लेस करते हैं। डोमेस्टिक टायर मार्केट का 2/3 हिस्सा रिप्लेसमेंट का है। इस मार्केट में सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सीएट के इंडिया में 900 आउटलेट्स हैं और वो 5500 डीलर्स और 59,000 सब डीलर्स के थ्रू एंड यूजर्स तक पहुंचते हैं। याद है कैसे सचिन के बैट पे MRF का स्टिकर होता था? बचपन में मुझे लगता था MRF एक बैट की कंपनी है। तो वो लोग बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं ताकि आपको पता चले कि वो टायर बनाती हैं, वो कंपनीज टायर बनाती हैं, आपके टॉप ऑफ द माइंड रहे और जब भी आपका एक रिप्लेसमेंट डिमांड आए आप उस कंपनी की तरफ जाएं। ये चार्ट देखो, इसमें मैंने टॉप 4 कंपनीज के मार्केट स्पेंड्स और उनके स्ट्रैटेजीज को लिस्ट किया है। ऐसे तो इनके स्पेंड्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में हैं, बट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ये बस 1 to 2% है। रिप्लेसमेंट मार्केट थोड़ा ट्रिकी मार्केट है। अगर कंपनी ड्यूरेबल टायर्स बनाती है तो उसका रेपुटेशन अच्छा होता है, पर साथ ही साथ रिप्लेसमेंट डिमांड कम हो जाता है। इसीलिए टायर कंपनीज को केयरफुली एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनीज है OEMs। OEM सेगमेंट में टायर कंपनीज व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को टायर सप्लाई करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट का 1/3 हिस्सा OEM सेगमेंट का है। हमारा असेसमेंट है कि OEM से कंपनीज को लार्ज वॉल्यूम सेल्स और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यूज मिलते हैं। रेप्यूटेड कार ब्रांड्स के लिए टायर्स बनाने से ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे अगर किसी कार में MRF या सीएट का टायर है, कस्टमर रिप्लेसमेंट के वक्त वही ब्रांड प्रेफर करेगा। अपोलो टायर्स के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से वो OEM चैनल के लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं। मारुति ग्रैंड विटारा, किया सेल्टॉस, महिंद्रा XUV 400 इलेक्ट्रिक, टाटा पंच, ये सब अपोलो के टायर्स यूज करते हैं। फिर आता है थर्ड सेगमेंट, एक्सपोर्ट्स का। इंडस्ट्री का 25% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और एक्सपोर्ट्स इन कंपनीज को मार्जिन बढ़ाने में हेल्प करती है। सीएट के एनुअल रिपोर्ट में ये लिखा है, इंटरनेशनल बिजनेस इज आवर की ग्रोथ ड्राइवर एंड इज मार्जिन अक्रेटिव, विच मीन्स ये मार्जिन बढ़ाती है। लास्ट 2-3 सालों में मेक इन इंडिया की वजह से टायर्स के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं और हमारा सबसे बड़ा मार्केट यूएस है। OEM और एक्सपोर्ट से टायर कंपनीज अपना वर्किंग कैपिटल ज्यादा जल्दी रोटेट कर पाते हैं। रिप्लेसमेंट सेगमेंट में रोटेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। टायर सेक्टर को व्हीकल टाइप के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स या LCV, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स या M&HCV एंड ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट्स, जिसमें इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड ऑफ द रोड व्हीकल्स आ जाते हैं। वैल्यू टर्म्स में देखें तो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स का मार्केट सबसे ज्यादा है। अपोलो टायर्स का 41% रेवेन्यू, MRF का 44% रेवेन्यू, JK टायर का 54% रेवेन्यू एंड सीएट का 31% रेवेन्यू ट्रक और बस कैटेगरी से आता है। ये इन सभी कंपनीज के लिए हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग कैटेगरी है। जैसे जैसे कंट्री का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा वैसे वैसे कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी और इस सेगमेंट में ग्रोथ देखने मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं वो व्हीकल्स जो हमारे डे टू डे लाइव्स में यूज किए जाते हैं। 2 व्हीलर सेगमेंट का ग्रोथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डिमांड पे डिपेंड करता है। 4 व्हीलर्स का ग्रोथ भी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पे काफी हेवीली डिपेंडेंट है और इसका बिजनेस भी थोड़ा सीजनल होता है। MRF के एनुअल रिपोर्ट से ये एक्सट्रैक्ट देखो। इन द पैसेंजर सेगमेंट, शेयर ऑफ एंट्री लेवल व्हीकल्स कंटिन्यू टू श्रिंक. Demand revival was seen for entry-level 2-wheelers during festive season and also in the last quarter of financial year 23-24. अभी रिसेंटली मार्केट में कॉम्पैक्ट SUVs का डिमांड बहुत बढ़ गया है। 1 in every 2 cars sold is an SUV. तो सीएट, अपोलो, MRF ये सारी कंपनीज भी SUV पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं। ऐसे तो पैसेंजर सेगमेंट सबसे ज्यादा ग्लैमरस है, पर जो सेक्टर सबसे ज्यादा मार्जिन देता है वो है ऑफ हाईवे टायर्स या OHT। ये टायर्स टेक्निकली कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके लिए स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये ज्यादा प्रीमियम भी कमांड कर पाते हैं।
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस नीश में एक्सपर्ट है। उनके रेवेन्यू का 60% एग्रीकल्चरल व्हीकल से आता है और बाकी रेवेन्यू OTR व्हीकल से जो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और अदर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में लगते हैं। और इसीलिए शायद BKT का ROCE भी बाकी कंपनीज से, टायर कंपनीज से बेटर है, क्योंकि वो इस स्पेशलाइज सेगमेंट में काम करता है। एंड क्योंकि इस सेगमेंट में हाई मार्जिन हैं, तो कॉम्पिटिटर्स भी इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट तो करेंगे। जैसे सीएट का एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी इनऑर्गेनिकली एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में सीएट ने मिशेलिन ग्रुप के एक ब्रांड कैम्सो को अक्वायर करने का प्लान शेयर किया। कैम्सो ब्रांड एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए टायर्स और ट्रैक्स बनाती है। ये अराउंड 1900 करोड़ रुपीस की डील है और ये सीएट का पहला मेजर एक्विजिशन होगा। इससे सीएट को 3 फायदे दिख रहे हैं। 1. इंटरनेशनलाइजेशन। कैम्सो ब्रांड का नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इंटरनेशनल सेल्स के मार्जिन्स भी हायर होते हैं। तो इस एक्विजिशन से सीएट का इंटरनेशनल सेल्स 19 to 20% से बढ़ के 25% हो जाएगा। 2. इन्वेस्टमेंट इन हाई मार्जिन स्पेशलिटी सेगमेंट। OHT सेगमेंट में मार्जिन 20% के अराउंड होते हैं। ये बाकी सेगमेंट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो कैम्सो को एक्विजिशन करके सीएट का OHT सेगमेंट का रेवेन्यू शेयर 25% हो जाएगा एंड ओवरऑल भी सीएट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। एंड रीजन नंबर 3 है प्रीमियमाइजेशन। To quote from Seat's acquisition called Transcript, while our realization stands close to $3 to 4 per kg, we see the Camso's realization in similar categories is anywhere between 5.5 to $7. इससे सियाट अपने ब्रांड के ऊपर 35 to 60% प्रीमियम अर्न कर पाएगा। तो बेसिकली दोस्तों, अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेगमेंट पे फोकस करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। कंपनीज के मार्जिन्स बहुत टाइट हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। बट टायर सेक्टर के चैलेंजेस यहाँ खत्म नहीं होते। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है टायर फैक्ट्री सेटअप करना। टायर फैक्ट्री का सेटअप बहुत एक्सपेंसिव होता है। मिशेलिन ने रिसेंटली चेन्नई में एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में 564 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया। इससे वो पैसेंजर कार्स वाली मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। सोचो, एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में इतने पैसे लग गए तो एक न्यू ग्रीनफील्ड सेटअप करने में कितना ज्यादा पैसा लगेगा, वो और कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। एंड इन ही रीजन से टायर स्पेस में न्यू एंट्रेंट का आना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन या ATMA के हिसाब से इंडिया में 28 टायर कंपनीज हैं और उसमें भी इंडस्ट्री का 87% रेवेन्यू तो टॉप 6 कंपनी से आ जाता है। एंड इतने कम प्लेयर्स होने की वजह से ना सेक्टर में शायद इनोवेशन थोड़ा कम हो रहा है। एंड शायद इसी को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड या DPIIT फॉरेन टायर मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज कर रहा है। उन्होंने टेम्पररीली इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स किया है और बदले में ब्रिजस्टोन, मिशेलिन और गुडियर जैसे बड़े ग्लोबल टायर ब्रांड्स ने 1100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। ये इनरोड वाले 1100 करोड़ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट से अलग है। कोइंसिडेंटली नंबर्स सेम है। तो दोस्तों, ओवरऑल टायर सेक्टर का फ्यूचर इनोवेशन लेड लग रहा है और इनोवेशन इस इंडस्ट्री में हमेशा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर रहा है। थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं आपको तो 1950s में मिशेलिन नाम की एक कंपनी ने टायर इंडस्ट्री का तब तक का सबसे बड़ा इनोवेशन किया था। रेडियल टायर्स बनाया था। इसके पहले बायस प्लाई टायर्स यूज होते थे। रेडियल टायर्स की लॉन्जेविटी और फ्यूल एफिशिएंसी बायस प्लाई टायर्स से काफी बेटर थी। 1970s में रेडियल टायर्स इंडिया में आए और आज के दिन 100% पैसेंजर व्हीकल्स का रेडियलाइजेशन हो चुका है। बाकी कैटेगरीज में भी रेडियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। जिन कंपनीज ने इस टेक्नोलॉजी को टाइमली अडॉप्ट कर लिया वो सर्वाइव कर गए, थ्राइव भी कर गए। बट बिरला टायर्स जैसे कंपनीज जो थोड़े लेट थे इस पार्टी में, उनके डेट्स बहुत बढ़ते गए और उनका ऑर्डर बुक बहुत वीक होता गया। तो इवेंचुअली बिरला टायर्स को इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करना पड़ गया था। सो बेसिकली इस स्पेस में अगर कंपनीज इनोवेट नहीं करेंगे एंड न्यू प्रोडक्ट्स नहीं निकालेंगे तो पीछे रह जाएंगे। चलिए देखते हैं अब टायर स्पेस में कौन से ऐसे चेंजेस और इनोवेशंस हो रहे हैं जो टायर इंडस्ट्री को नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री में रेडियलाइजेशन के टाइम एक बड़ा चेंज आया था, वैसे ही अब ईवी की वजह से बहुत चेंजेस आ सकते हैं। ईवीज का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। इंडिया ने 30/30 का टारगेट लिया है, यानी 2030 तक 30% ऑफ ऑल न्यू व्हीकल सेल्स विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ईवीज एंड आईसीईज दोनों में अलग अलग टाइप के टायर्स यूज होते हैं। क्यों? इसके मेनली 2 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, एज पर SAE इंटरनेशनल, अगर सेम साइज के ईवीज और आइस व्हीकल्स को कंपेयर करें तो ईवीज 20 to 30% ज्यादा हैवी होते हैं, तो इनके टायर्स का लोड रेटिंग हायर होना चाहिए।
रीजन नंबर 2, ईवीज का हेवियर वेट और क्विक एक्सेलरेशन टायर्स में हाई फ्रिक्शन क्रिएट करता है। इससे टायर्स जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं। ऑल्सो ईवीज में टायर्स के थ्रू ज्यादा एनर्जी लॉस होता है, तो उसमें लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इनफैक्ट सिर्फ सही टायर यूज करके ईवीज का रेंज 10 to 15% बढ़ाया जा सकता है। तो टायर मेकर्स के लिए ईवी स्पेस में बेटर टायर्स बना के डिफरेंशिएट करने की अभी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने है। एंड इस ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी ड्राइव में टायर्स का रोल सिर्फ ईवीज तक लिमिटेड नहीं है। टायर मेकर्स टायर को भी ज्यादा सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टायर रिट्रीडिंग अभी ग्रो कर रहा है। ये टायर रिलेटेड वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। जो टायर्स पुराने हो जाते हैं उनके ट्रीड्स यानी कि बाहर के रबर वाले पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। एक न्यू टायर के बस 1/4 कॉस्ट में टायर की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। अभी एक हाल ही में न्यूज भी आया था जिसमें पता लगा कि इंडिया बहुत सारा वेस्ट टायर मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है। ये भी शायद इसी सेगमेंट के ग्रोथ से लिंक्ड है। ये टायर रिट्रीडिंग इंडस्ट्री अभी 6,000 करोड़ रुपीस का है और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का इसमें सिर्फ 50 to 55% मार्केट शेयर है। तो इन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास इस सेगमेंट में ग्रो करने का काफी स्कोप है, बट ये भी हो सकता है कि नए प्लेयर्स आए और इस स्पेस को डोमिनेट करें। और इनोवेशन यहीं खत्म नहीं होता है। अलग अलग टायर कंपनीज अलग अलग मटेरियल यूज करके टायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेके टायर्स ने 80% सस्टेनेबल, रिसाइकल्ड और रिन्यूएबल मटेरियल से एक कॉन्सेप्ट टायर डेवलप किया है। अपोलो भी 2030 तक 40% सस्टेनेबल रॉ मटेरियल्स यूज करना चाहता है। एंड बीकेटी अपना 100% R&D एक्सपेंस एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट की तरफ कर रहा है। हमने ना ये जितने बड़े टायर कंपनीज हैं इनके सस्टेनेबिलिटी गोल्स को लिस्ट किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंपनी किस तरह का इनोवेशन या किस तरह का इनिशिएटिव ले रही है। बट सफर अभी काफी लंबा है। सीएट का सिर्फ 2.25% रबर रिक्लेम्ड सोर्सेस से यूज होता है और बाकी रॉ मटेरियल का रिसाइकल्ड पोर्शन 1% से भी कम है। अपोलो टायर्स का भी वही हाल है। सारे इनपुट मटेरियल्स में सिर्फ 4.36% रिसाइकल्ड या रीयूज्ड है। तो देखना यह है कि इस चेंजिंग वर्ल्ड में कौन सी टायर कंपनीज अडेप्ट कर पाएगी और कौन सी कंपनी पीछे रह जाएगी। तो चलो अभी जो हमें ओवरऑल इस स्पेस में समझ में आया उसको क्विकली समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो टायर सेक्टर में हेवी केपेक्स है, तो यहाँ न्यू कंपटीशन आने का रिस्क थोड़ा कम है। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी है इनोवेट करके न्यू टाइप के टायर्स बनाने की, ताकि मार्केट में पकड़ बनी रहे। ओवरऑल ये एक सैचुरेटेड मार्केट है विद वेरी लार्ज प्लेयर्स एंड ROCE भी स्पेस में हाई है। एंड इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे जो न्यू प्लेयर्स हैं वो इस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट तो हो, बट जैसा हमने बताया वो रिट्रीडिंग मार्केट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहेंगे कि बाहर से घटिया मटेरियल या वेस्ट मटेरियल उठाया और उसको रीपर्पस करके फिर से टायर्स बनाया या इन्हीं टायर मैन्युफैक्चरर्स को बेच दिया। वहां एक पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट आपको क्या लगता है कौन सी लिस्टेड कंपनी सबसे ज्यादा इनोवेशन लेके आएगी? एंड क्या इंडिया से कोई कंपनी कुछ न्यू इनोवेशन करके ग्लोबली भी डोमिनेट कर पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी। अगर इससे आपको सीखने मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। एंड आपके और भी कुछ इंसाइट्स हो तो वो भी शेयर करना। और भी कौन से सेक्टर्स हम कवर करें आप कमेंट्स में जरूर बताना। हमारी कई सारी सेक्टर्स पे पहले भी रिसर्च की हुई है, कवर हमने किया है बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स को, पेंट, सीमेंट एटसेट्रा। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लेना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।